फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे ये जो अमेरिका में जो नए किस्म का जो जन आंदोलन, जन उभार जो पिछले एक सप्ताह में सामने आया है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और आखिर ये घटना क्यों घटी। यानी ये वायलेंस इतने बड़े पैमाने पर आया, पुलिस ने बहुत ही बर्बर तरीके से अत्याचार किए, जुल्म किया, ये चीज क्यों आई सामने, और ये चीज अपने आप में बहुत चिंता की चीज है। मैं पहले सोच रहा था कि मैं एक आध दिन और देख के बातचीत करूं, लेकिन जब हमारे एक मित्र ने ये सजेस्ट किया कि नहीं आप इस पर बातचीत करें, तो कोई दिक्कत नहीं थी कि हम एक दिन पहले बात करें या एक दिन बाद बात करें। और ये अपने आप में मेरे लिए एक बड़ी असमंजस की चीज है कि क्योंकि अभी बहुत सारे डिटेल्स अमेरिका के अभी आने बाकी है। मैं इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा था। फिर भी जो अभी तक जानकारियां हैं सामने, उनको केंद्र में रख के कुछ बातें की जा सकती हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका कि मुझे लगता है ये, अब हम लोग तो अमेरिका बेशारत नहीं है भाई, हम लोग तो दूर से जितना अखबार, मैगजीन्स, इंटरनेट वगैरह से पढ़ सकते हैं और जो अपना जो जिंदगी का जो राजनीतिक अनुभव है उसके आधार पर जो देख सकते हैं, उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मैं वो ये कि ये जो राष्ट्रपति का जो चुनाव वहां होने वाला है अमेरिका में, उस चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये एक नए किस्म का पोलराइजेशन एक किसी घटना को केंद्र में रख के पूरे देश में किया गया है, अमेरिका में किया गया है। और ये चिंता है लोगों की कि किसी भी तरह से ये पोलराइजेशन को और ज्यादा सॉलिड किया जाए। पहले संक्षेप में जो चीज घटी है उसे हम लोग समझ लें थोड़ा सा। एक ब्लैक नौजवान को पुलिस ने पकड़ा, और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ा वे बहुत ही नोटोरियस पुलिस ऑफिसर्स हैं। वो कोई बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, और अमेरिका के अखबार उन पुलिस ऑफिसर्स के अवगुणों और अत्याचारों से भरे पड़े हैं। और खासतौर पर जिस पुलिस ऑफिसर का नाम सबसे ज्यादा सामने आया, वो चिंता की चीज इस सेंस में है कि वो चिंता की चीज इसलिए है मेरे लिए कि इसमें कई चीजें एक साथ चल रही हैं। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका के बारे में जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों में और हिंदुस्तान के मध्य वर्ग में जो एक मिथ मेकिंग की हुई है, मीडिया ने एक मिथ मेकिंग की हुई है सारी दुनिया में कि अमेरिका कैसा देश है, तो राष्ट्रपति का भी ध्यान गया और भी लोगों का ध्यान गया, और चीजें देखने में आई सामने कि ये पूरी घटना
जिस तरह से प्लान की गई, संयोग से घटी थी वो घटना। वो षड्यंत्र के तहत किसी ने, ऐसा नहीं कि युवक को पकड़ लिया हो, पीटना शुरू किया हो, कोइंसिडेंट था कि ये घटना घटी। और घटना घटने के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है उस ब्लैक युवक की। उस युवक का नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब इंटरेस्टिंग है ये, एक सरकारी डॉक्टर था और एक उस विक्टिम का भी डॉक्टर था, और दोनों डॉक्टर एक मत हैं कि कैसे उसकी हत्या हुई। हमारे यहां तो लोग जो अमेरिका बनाना चाहते हैं वो थोड़ा सा देख लें। तो पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूं यह कि इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से अब संयोजित किया है ट्रंप प्रशासन ने और उनके सलाहकारों ने, उस पूरे के पूरे पैटर्न को समझने की जरूरत है। पैटर्न क्या है, ट्रंप का पैटर्न क्या है, ये समझ लें पहले हम। तो हमें यह घटना और इसके साथ जो चीजें सिलसिलेवार ढंग से अमेरिका में घट रही हैं वो समझने में मदद मिलेगी। ट्रंप जब शासन में आए तो ट्रंप ने 4 बहुत महत्वपूर्ण काम किए। उनमें पहला काम यह किया उन्होंने जो ट्रेडिशनल नौकरशाही है उस नौकरशाही को एकदम रिप्लेस किया, और नॉमिनेटेड ब्यूरोक्रेट, जैसा कि हमारे यहां प्रधानमंत्री मोदी ने अनुकरण किया है उनका, कि अब वो यूपीएससी के जरिए आईएएस ऑफिसर्स जो सेलेक्ट होते थे, जो प्रशासन में आते थे, काम के अनुभव के आधार पर संयुक्त सचिव बनते थे, अब नरेंद्र मोदी भी उन्हें डायरेक्ट अपॉइंट कर रहे हैं। अमेरिका में सबसे पहले यह काम ट्रंप ने शासन संभालते ही किया, और शासन संभालने के तत्काल बाद तकरीबन 70 ब्यूरोक्रेट्स नए अपॉइंट किए। यानी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से अपदस्थ करके अपनी जो अनुगामी ब्यूरोक्रेसी है, जिसे हम कहें दरबारी नौकरशाही, उस दरबारी नौकरशाही को सत्तारूढ़ किया। हमारा देश उस दरबारी नौकरशाही की तरफ जा रहा है। दूसरी एक चीज और की उन्होंने, माने ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, उन ट्रंप की पॉलिसीज के साथ में मोदी की पॉलिसीज का एक साम्य है। दूसरा, ट्रंप के पूरे शासन काल में पिछले 4 साल में जो चीज घटी है वो ये कि लगातार मजदूरों के अधिकारों पर और यूनियनों पर हमले हुए हैं। और मोदी जी भी अभी खुल के इस मामले में मैदान में आगे, कोरोना वायरस के दौर में उन्होंने भी और उनके सहयोगियों ने 4 राज्यों में बाकायदा मजदूरों के अधिकारों को एकदम स्थगित कर दिया है। मजदूरों के जो कानूनी अधिकार थे उनको भी स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने तीसरा महत्वपूर्ण काम जो किया वो ये कि ये जो इमिग्रेंट थे, जो अमेरिका में बाहर से लोग आके रहते थे, बसे हुए थे, उनके खिलाफ में उसने मुहिम शुरू की, और उस मुहिम की नकल करते हुए भारत में नागरिकता कानून, नए नागरिकता कानून को बना के एक मुहिम तैयार की गई। और चौथी चीज जो कि ट्रंप ने बहुत ही इंटेलिजेंटली की, उसने क्या किया कि रेस, एथनिक, जेंडर, इनके सवालों को बहुत ही प्रोवोकेटिव ढंग से सोसाइटी में डिवीजन को और मजबूत करने के लिहाज से उसने तेज किया। और ये चारों चीजें जो ट्रंप ने की, इन चारों चीजों की बिल्कुल डिटो डुप्लीकेट कॉपी हमारे यहां पीएम मोदी ने तैयार की। तो ट्रंप के प्रशासन के परिप्रेक्ष्य को समझे बिना इस घटनाक्रम को, जिसमें कि पहली बार ऐसा हुआ है लंबे समय के बाद, तकरीबन 51 साल के बाद, कि पूरे देश में राष्ट्रीय गार्ड उतारे गए हैं और पूरे देश में मिलिट्री पुलिस को उतारा गया है।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। करीब 67-68 में हुआ, उस समय थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ, और ये बड़े स्केल पर हुआ है। हम जब आज बातचीत कर रहे थे तो मैं अखबार पढ़ रहा था और देख रहा था लगातार, आपसे बातचीत शुरू करने के पहले अमेरिका के तकरीबन सभी बड़े अखबारों ने ट्रंप प्रशासन की बहुत तीखी आलोचना की है। कोई अखबार नहीं है जिसने आलोचना न की हो। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज घटी है, एक संगठन है एंटीफा। इस संगठन पर ट्रंप ने इस जो पूरे अमेरिका में जो प्रतिरोध हुआ, उस प्रतिरोध के दौरान कहीं कुछ हिंसा की घटनाएं भी हुई। उस प्रतिरोध को लेकर ट्रंप प्रशासन ने एक संगठन पर प्रतिबंध भी लगाया है, इसका नाम है एंटीफा। एंटीफा ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई चीज मतलब ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। दिक्कत यह है एंटीफा के जो लोग हैं उनका काम करने का तरीका बहुत ही यूनिक है, और वो कभी संगठन की तरह दिखाई नहीं देते। कोई उनका प्रवक्ता कभी नहीं आता, कभी कोई वो कमेटी की तरह काम नहीं करते, वो जनता के बीच में एकदम घुले मिले रहते हैं। और एंटीफा के लोगों ने एक बहुत ही विलक्षण किस्म का काम किया, जिसकी वजह से ट्रंप प्रशासन एकदम परेशान है। वो ये कि उन्होंने पिछले 4 साल में लगातार कॉलेज स्तर पर अमेरिका के विश्वविद्यालयों के विभिन्न कॉलेजों में बड़े पैमाने पर फासिस्ट और रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशंस को इलेक्शंस में हराया और उन्हें घुसने नहीं दिया कैंपस में। ट्रंप को यह लग रहा है कि यह ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन की ब्यूटी है ये है, उसके 2 ही मोटो हैं। कि जो श्वेत अतिवादी लोग हैं अमेरिका में, जिनका समर्थन ट्रंप को है, उन श्वेत अतिवादियों के खिलाफ वे लोग जमीन पर कॉलेजों में आंदोलन करते रहे और संघर्ष करते रहे। और दूसरा उनका मोटो है फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना, यानी श्वेत अतिवादियों और फासिस्टों के खिलाफ में वे विभिन्न कॉलेजों में लगातार स्ट्रगल करते रहे और इलेक्शन जीतते रहे और उनको खदेड़ कर बाहर करते रहे। और यह एक चिंता की चीज है पूरे के पूरे रिएक्शनरी लॉबी के लिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि एंटीफा के ऑर्गेनाइजेशन के चरित्र को लेकर वामपंथियों में भी एक दृष्टिकोण है। वामपंथी मानते हैं ये निहिलिस्ट किस्म के लोग हैं। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं, वो जो डेमोक्रेट पार्टी का जो बहुत ही वोकल कैंडिडेट था सैंडर, जिसने विड्रॉ कर लिया, सैंडर को जनता में जनप्रिय बनाने में इस एंटीफा संगठन की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो एंटीफा पे जो ये बैन लगाया गया है, एंटीफा पे बैन इसलिए नहीं लगाया गया कि वो टेररिस्ट हैं। वो टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट होते तो कभी उनके लोग गिरफ्तार किए जाते, किसी आतंकवादी घटना में पकड़े जाते, किसी हिंसाचार में पकड़े जाते। उनकी कभी किसी कमेटी के नेताओं को पकड़ा जाता, उसकी कोई कमेटी नहीं होती, उसका कोई स्पोक्समैन नहीं होता। वे लोग जनता में ऐसे ही घुले मिले रहते हैं और बिना संगठन के वे काम करते हैं। घटना हुई थी कि एक ब्लैक नौजवान को पुलिस ने बर्बरता से सरेआम मारा, उसकी हत्या की। बेहतर यह होता कि प्रशासन उन पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ में कठोर कदम उठाता, लेकिन प्रशासन ने कठोर कदम नहीं उठाए। और यह पहली घटना नहीं है, पहली घटना नहीं है। और ये जहां ये घटना घटी, ये
मिनियापोलिस जो शहर है जहां ये घटना घटी, उस शहर में 1 साल पहले ट्रंप भाषण देने गए थे, और ट्रंप ने जो भाषण दिया था वो भाषण बहुत महत्वपूर्ण है, और ट्रंप के भाषण को वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के लोगों ने अटेंड होकर सुना था। पुलिस के लोग मोबिलाइज किए गए थे और वे सुनने आए थे, और ट्रंप के उस भाषण को अमेरिका के मीडिया में फासिस्ट भाषण के एक आइडियल के तौर पर पेश किया जाता है। और ट्रंप ने उस भाषण में सबसे ज्यादा हमला किस पर किया? सबसे ज्यादा हमला किया वामपंथियों पर और सोशलिस्टों पर, क्योंकि ये जो मिनियापोलिस जो शहर है, इस शहर का जो मेयर है वो वामपंथी है। तो ट्रंप की जो चिंताएं थी वो पहली बार ये नई चीज घट रही है, पुलिस वाले अचानक एक्टिवेट नहीं हुए, इतने क्रूअल ढंग से पेश नहीं आए, बाकायदा वो ट्रंप की रैली में भी गए थे, और ट्रंप के भाषण को लोग जानते हैं वहां। तो ये जो चीज सतह पर दिख रही है कि वायलेंस हुआ, और वायलेंस के बाद में जो चीज घटी, क्या चीज घटी? एक और चीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि मुझे कवरेज पढ़ते समय ध्यान आई। मसलन अभी जो ये घटनाक्रम घटा है, इस घटनाक्रम के पीछे परिदृश्य में एक चीज और घट रही है, और वो है कोरोना का संक्रमण, और उससे बड़े पैमाने पर अमेरिकी समाज में जो तबाही मची हुई है, वो करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, 1 लाख से ऊपर लोग मर गए हैं, और ट्रंप प्रशासन एकदम फेल हो चुका है। ट्रंप प्रशासन अपनी इस असफलता को छिपाने के लिए, इस वायलेंस की घटना को, मैं चीज बहुत ही खास तौर पर कहना चाहता हूं कि उस ब्लैक नौजवान की सरेआम हत्या के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें से अधिकतर प्रोटेस्ट पीसफुल हैं। अमेरिकी जनता ने कोई हिंसा नहीं की है। जो कुछ शहरों में हिंसा हुई है, कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन अधिकतर जगह पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन रहे हैं, और पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन पर टीयर गैस और दूसरी चीजों का पुलिस ने इस्तेमाल किया है। तकरीबन 4,500 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट थमने वाले नहीं है। ये प्रोटेस्ट थमने वाले नहीं है जब तक कि ट्रंप प्रशासन पुलिस की बर्बरता को, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक दिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत सही शीर्षक दिया है। उसने कहा है कि पहले पुलिस बर्बरता को रोको, पुलिस बर्बरता नहीं रुकेगी तब तक जनता का प्रतिवाद नहीं रुकेगा। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह सही लिखा है, क्योंकि अमेरिका की जनता ट्रंप के प्रशासन से और ट्रंप के प्रशासन के निकम्मेपन से तंग आ चुकी है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहां फेसबुक पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत ही सेंसिबल लोग हैं, उसमें कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं। उन लोगों ने अननेसेसरी अमेरिका के साथ में भारत की जनता की और उसकी पीड़ाओं की तुलना की है। अमेरिका की जनता के साथ में, अमेरिका की जनता की चेतना के साथ में भारत की जनता की चेतना और उसकी अप्रोच की तुलना नहीं की जानी चाहिए। हमारे यहां ये जो मजदूर थे ना, जिन्हें घर लौटना था, जिन्हें कष्ट हुआ था, नरेंद्र मोदी तो यही सोच रहे थे कि वायलेंट होंगे और फिर हम दिखाएंगे नक्शा कैसा होता है। लेकिन मजदूरों ने कमाल का कॉमन सेंस से काम लिया, उन्होंने कहीं कोई प्रतिवाद नहीं किया, वो पीसफुली पैदल चल निकले। और मैंने ये बात कही थी, कई बार प्रतिवाद एकदम चुपचाप मौन व्रत धारण करके भी होता है।
बिना किसी एक्शन के भी प्रतिवाद होता है, और मजदूरों ने वही पथ अपनाया, हिंदुस्तान के मजदूरों ने, और नरेंद्र मोदी को फासिस्ट कदम उठाने से रोक दिया। अंततः नरेंद्र मोदी इंतजार में थे कि आपके मजदूर जो लौटते हुए तोड़फोड़ करते, अराजकता फैलाते और देश में इमरजेंसी लागू होती, जैसा कि ट्रंप ने किया है। हिंदुस्तान की जनता के प्रतिवाद के तरीके और हिंदुस्तान की जनता के साथ जुड़े हुए राजनीतिक दलों के तरीके से तुलना नहीं की जानी चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज जो कि अमेरिका में है और भारत में नहीं है, वो है सिविल सोसाइटी। भारत में नागरिक अधिकार संगठनों के नेटवर्क उतने पावरफुल नहीं है जितने पावरफुल वो अमेरिका में है। इसलिए भारत के साथ में अमेरिका की जनता की चेतना की तुलना नहीं की जानी चाहिए। अभी हो सकता है हमें और बहुत दिन तक नरेंद्र मोदी के जुल्म सहने पड़े। अमेरिका की परिस्थितियां अलग है और अमेरिका की चेतना अलग है। अमेरिका में व्यक्तिवाद चरम पर है और भारत में व्यक्तिवाद को घृणा की नजर से देखते हैं, व्यक्तिवाद को पसंद नहीं करते, कम्युनिस्ट पसंद नहीं करते, सोशलिस्ट पसंद नहीं करते, यहां पर और दूसरे लोग पसंद नहीं करते। आप व्यक्तिवाद को विकसित किए बिना आप ह्यूमन राइट्स को अचीव नहीं कर सकते। सिर्फ सामूहिकता बोध से आप मानवाधिकार अर्जित नहीं कर सकते। ये मैं बहुत साफ कह रहा हूं मैं आपसे। जो लोग ये सोचते हैं और कहते हैं कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, लेकिन व्यक्तिवाद की चेतना चाहिए, व्यक्ति की चेतना चाहिए। हमारे यहां तो जो मजदूरों के संगठन है, किसानों के संगठन है, वे भी व्यक्ति की चेतना पर जोर कम देते हैं, समूह की चेतना और सामूहिक चेतना पर जोर ज्यादा देते हैं, वर्ग की चेतना पर जोर ज्यादा देते हैं। तो आप सिविल सोसाइटी विकसित कैसे करेंगे? सिविल सोसाइटी को विकसित करने के लिए, नागरिक अधिकार की चेतना विकसित करने के लिए व्यक्ति की पहचान और व्यक्तिवाद की चेतना का विकास बेहद जरूरी है, और यह अमेरिका में है, भारत में नहीं है। इसलिए भारत के साथ में अमेरिका की घटना की, अमेरिका की जनता के साथ में भारत की जनता की चेतना की, भारत के मध्य वर्ग के साथ में अमेरिका के मध्य वर्ग की चेतना की तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि दोनों के विकास की प्रक्रिया, दोनों का संदर्भ, दोनों का सांस्कृतिक राजनीतिक संदर्भ एकदम अलग है। इसके बावजूद कि ट्रंप की और मोदी की पॉलिसियों में 4 बड़े साम्य हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। एक अन्य चीज जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं, सवाल यह है कि ये जो अमेरिका में घटना घटी और जिस जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई सरेआम, और जिन पुलिस 4 ऑफिसरों ने हत्या की, और खासतौर पर जिस पुलिस ऑफिसर का नाम उसमें आया सामने, डेरेक शोविन और ताऊ थाऊ, ये 2 पुलिस ऑफिसरों का खासतौर पर नाम सामने आया है। इसके अलावा 2 और थे वहां। डेरेक शोविन की स्थिति यह है कि उसके खिलाफ में, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है और भी अखबारों ने लिखा है, कुछ कह रहे हैं कि उसके खिलाफ 13 कंप्लेंट आई, कुछ कह रहे हैं कि 18 कंप्लेंट आई। मैं कह रहा हूं कि इतनी कंप्लेंट आने के बावजूद कभी भी उसके खिलाफ में न तो कोर्ट ने एक्शन लिया और न कहीं सरकार ने एक्शन लिया, बल्कि उसे मेडल दिया गया। वो ब्रूटैलिटी के लिए, बर्बरता के लिए विख्यात है। उस पुलिस ऑफिसर को अमेरिका की सरकार ने सम्मानित किया, राज्य की सरकार ने सम्मानित किया। और जहां वायलेंस की घटनाएं घटी हैं, जहां लगातार अभी भी आंदोलन चल रहे हैं, वायलेंस की घटना जहां घटी है, वे अधिकांश वे शहर हैं जो कि डेमोक्रेट्स जिन्हें कंट्रोल करते हैं, वे राज्य हैं जहां डेमोक्रेट कंट्रोल करते हैं। मेरे लिए शॉकिंग था, मैंने बराक ओबामा का स्टेटमेंट पढ़ा, मौका लगेगा तो मैं फेसबुक पर भी शेयर करूंगा आपसे। बराक ओबामा का कहना यह कि आप इस तरह से आंदोलन मत करिए, आप अपना प्रतिवाद वोट में दर्ज कीजिए, वोट में, वोट तक का इंतजार करो।
ब्लैक्स के मामले में, ब्लैक्स पर अत्याचार के मामले में ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई थोड़ा सा ज्यादा और कोई थोड़ा सा कम। और यही वजह अमेरिका में नस्लवाद और नस्लवादी हिंसा बहुत पावरफुल है। नस्ल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत पावरफुल है। गोरों का वर्चस्व बहुत ताकतवर चीज है। आज भी अमेरिका में जो लोग अमेरिका की प्रशंसा करते हैं, सारे अमेरिका के अखबार किस चीज से भरे हुए हैं? अमेरिका एक आदर्श लोकतंत्र है, या अमेरिका में जो अभी ट्रंप का प्रशासन है वो अधिनायकवाद का प्रतीक है? सारे अखबार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि वहां अधिनायकवादी शासन प्रणाली है और वो फासिज्म की तरफ जा रही है। तो अमेरिका को कैसे देखेंगे? लोकतंत्र की देश के तौर पर? और सबसे ज्यादा मुसीबत कहां आ रही है? अमेरिका की जनता के ऊपर ही आ रही है। एक और पहलू जो इस कवरेज में पूरे के में डेवलप हुआ है पिछले 5-6 दिन में, वो ये कि जो लोग वायलेंस कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो वायलेंस कर रहे हैं? जाहिर है कोई भले आदमी नहीं है। इस पूरे प्रोटेस्ट को एक तरह से पूरे जनतांत्रिक प्रोटेस्ट के आड़ में एकदम वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। इस आंदोलन में वे लोग भी शामिल हो गए जिन्हें हम लोग लफंगे कहते हैं, गुंडे कहते हैं, माफिया कहते हैं। और ये गुंडे, माफिया, जो लफंगे हैं, यही उस लूटपाट का और हिंसा का हिस्सा हैं। जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाली जनता है वो लूटपाट नहीं कर रही है। अब ये मत कहिएगा कि अमेरिका में तो गुंडे और माफिया नहीं होते, वो तो सिर्फ भारत में ही होते हैं। जो लोग ये अमेरिका के बारे में जानते हैं और लिखते हैं, वो लोग जाके पढ़ें कि हर शहर में कितने गुंडों के गिरोह और माफियाओं के गिरोह हैं और वो कैसे काम करते हैं कार्टेल बना के। अमेरिका के हर शहर में माफिया गिरोह हैं जो काम करते हैं, और वे माफिया गिरोह इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव हुए, उनकी वजह से ही वायलेंस हुआ। जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे उनकी वजह से वायलेंस नहीं हुआ, बल्कि हुआ यह कि जो इमरजेंसी लगाई गई, ये कर्फ्यू इंपोज किया गया, ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ वहां, इस क्रैकडाउन के पीछे असल मकसद यह कि लोगों को, और खासतौर पर सिविल लिबर्टीज के लोगों को, नागरिक अधिकार से जुड़े हुए संगठनों के लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें अंदर किया जाए। और एक मिसकंसेप्शन जो इस पूरे कवरेज से गया है, वो कवरेज से क्या गया है कि इस पूरे दौर में जो वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है और चीजें घटी हैं, या अमेरिका में जो घटना चक्र रहे हैं पुलिस की ब्रुटैलिटी के, एक मीडिया ने बहुत हैवीली इस बीच में कई वर्षों से ये चीज चल रही है, ये कवरेज दिया है कि अमेरिका में ब्लैक्स के ऊपर पुलिस बर्बरता कुछ ज्यादा ही होती है। कॉर्पोरेट मीडिया के लिए ये ब्लैक्स के ऊपर बर्बरता का पहलू बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि इससे ब्लैक्स और व्हाइट्स दोनों को पोलराइज करने में मदद मिलती है। आंकड़े इस बात की पुष्टि नहीं करते, अमेरिका के आंकड़े इस बात की पुष्टि नहीं करते कि अमेरिका में सिर्फ ब्लैक्स के ऊपर ही पुलिस के अत्याचार हुए हैं, बल्कि आंकड़े ये बताते हैं कि पुलिस के अत्याचारों की लिस्ट में व्हाइट्स के नाम सबसे ज्यादा और आंकड़े में भी सबसे ज्यादा हैं। लेकिन अखबार बार बार इसी चीज को हाईलाइट करता है कि ब्लैक्स का कवरेज, और ब्लैक्स के कवरेज के आधार पर वो एक ध्रुवीकरण तैयार करता है। हमारे यहां ऐसे है ना, हमारे यहां हिंदू सबसे ज्यादा उपेक्षित थे। पिछले 70 साल में उपेक्षित रहे, और पिछले 70 साल के पहले जितना भी मुस्लिम शासन था उसमें उपेक्षित रहे, पीड़ित रहे। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को समझने की जरूरत है।
पुलिस ब्रूटैलिटी अमेरिका में एक कॉमन फिनोमेना है और इस कॉमन फिनोमेना के टारगेट ब्लैक्स भी हैं और व्हाइट्स भी हैं। लेकिन इस बात को रखने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो कवरेज का तरीका है मीडिया का, वो एक खास तरह से अश्वेत लोगों के प्रति जो उसकी सो कॉल्ड प्रो अप्रोच दिखाई देती है, उस इनबिल्ट खतरा है कि वह श्वेत बहुसंख्यकों को, श्वेत ईसाई उग्रपंथियों को वो समाज में बढ़त देता है और वर्चस्व का महत्व देता है। और ये जो श्वेत हैं, ये श्वेत जानते हो कैसे हैं? ये श्वेत वैसे ही हैं जैसे कि भारत में ब्राह्मणों का बड़ा उत्पीड़न हुआ है और ब्राह्मणों की बहुत उपेक्षा हुई, हिंदुओं की उपेक्षा हुई, हिंदुओं में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई। तो इसलिए अब जब हिंदू समर्थक सरकार आएगी तो उसकी पहली ड्यूटी क्या बनती है कि छांट छांट के प्रमुख पदों पर ब्राह्मणों को बिठाओ। यह पैटर्न रहा है तमाम रिएक्शनरी पार्टीज का। वो किसी एक इस या उस दल को पकड़ के वो अपने टारगेट बनाते हैं और कैंपेन डेवलप करते हैं। हमारे यहां ये कैंपेन डेवलप किया गया। रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन के बीच में सबसे ज्यादा वंचित जाति कौन सी? ब्राह्मण। ये जो पैटर्न है मीडिया का, ब्लैक्स को इंफेसिस देने का, ये पैटर्न अपने आप में बहुत खतरनाक पैटर्न है। और इसने जो श्वेत ईसाई उग्रपंथी हैं उनको आक्रामक होने का मौका दिया। और यही चीज ट्रंप चाहता है, क्योंकि वही उसके अगले इलेक्शन की बैकबोन है। इसलिए मीडिया बार बार ब्लैक्स ब्लैक्स ब्लैक्स। सवाल ब्लैक्स और व्हाइट्स का नहीं है, सवाल यह कि एक अमेरिकी नागरिक की हत्या हुई है। हम सिर्फ ब्लैक्स के तौर पर क्यों देखना चाहते हैं इसे? हम इसे सिविल राइट्स के उल्लंघन के तौर पर क्यों नहीं देखते? हम इसे नागरिक की हत्या के तौर पर क्यों नहीं देखते? मीडिया क्यों नहीं इसे प्रोजेक्ट करता? कहीं ना कहीं ये जो पोलराइजेशन का जो माइंड मीडिया में रहता है, कॉर्पोरेट मीडिया में खासतौर पर रहता है, इस पोलराइजेशन के माइंड को दिमाग में रख के वे अगले कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। एक अन्य चीज, अब ये देखिए कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई ना, 40 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया, तो इमरजेंसी लगाने का इंपैक्ट क्या होगा? इमरजेंसी लगाने का एक इंपैक्ट तो ये कि आप घर में रहिए, दूसरा इंपैक्ट और है जिसको कि हम लोग नोटिस नहीं ले रहे। जब किसी राज्य में इमरजेंसी लगाई जाती है और वहां 40 से अधिक राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई, इनमें अधिकतर राज्य वे हैं जो कि डेमोक्रेट्स जिन्हें कंट्रोल करते हैं, जहां डेमोक्रेट्स का शासन है। सो इमरजेंसी लगाने से दो चीजें गई। एक तो बोलने का अधिकार चला गया, भाषण देने का अधिकार चला गया, और दूसरा असेंबल होने और संगठित होकर प्रतिवाद करने का, एक जगह इकट्ठा होकर प्रतिवाद करने का अधिकार चला गया। तो इस पूरे गेम प्लान में ट्रंप के गेम प्लान में कौन शामिल है? डेमोक्रेट शामिल है। समझने की जरूरत है इसे। जहां इमरजेंसी लगाई गई है, जहां कर्फ्यू इंपोज किया गया है, जहां आर्मी उतारी गई है या नेशनल गार्ड उतारे गए, वहां ये दो चीजें जनता की छीन ली गई हैं। जनता फिर भी निकल रही है, प्रोटेस्ट कर रही है लगातार। एक अन्य चीज है जो कि मैं शेयर करके इस बातचीत को एक जगह रोकूंगा मैं। वो ये कि इस पूरे प्रसंग में, यानी ये जो जॉर्ज फ्लॉयड के जरिए जो प्रसंग शुरू हुआ और इमरजेंसी लगी और पूरे देश में नेशनल गार्ड उतारे गए, आर्मी उतारी गई, अब आप ये सोचिए कि कौन सी चीज सस्पेंड हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को अंडरलाइन किया है
कि अमेरिका में जनता के जीने का अधिकार स्थगित कर दिया गया और जनता को जीने का जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ था उसे प्रोवाइड करने में ट्रंप प्रशासन असफल रहा है। तो आप इसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम न समझें कि नहीं ये कानून व्यवस्था की स्थिति थी, खराब हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए ये इमरजेंसी लगाई गई। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी समझ है और समझ यह है कि जनता के जीने का अधिकार उससे छीन लिया जाए। और इसे कौन अंडरलाइन कर रहा है? उन्हीं का सबसे प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स। लास्ट में एक पॉइंट में ऐड करके और मैं ये छोड़ दूंगा। मैं और इसमें एक कई जगह यह भी देखा गया इस प्रोटेस्ट में कि कई जगह पुलिस भी शामिल हुई है इस प्रोटेस्ट में। और वो जो संगठन था जिसको कि बैन लगाया है, जिसको कि उन्होंने नाम दिया था कि ये संगठन सबसे खतरनाक संगठन है, एंटीफा, इस संगठन को जो बैन लगाया, लोगों ने तुलना भी शुरू कर दी उसकी किससे? अलकायदा, आईएसआईएस। और हमारे यहां जी न्यूज है ना, वो जी न्यूज वाले भी बड़े मजेदार लोग हैं, कमाल के लोग हैं। वे जबरदस्ती अमेरिका के आंदोलन की तुलना जेएनयू के गैंग, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, अरे कहां टुकड़ा टुकड़ा गैंग, कहां राजा भोज अमेरिका और कहां गंगू तेली। अमेरिका की जनता प्रोटेस्ट कर रही है, हिंदुस्तान की जनता प्रोटेस्ट नहीं कर रही। हिंदुस्तान की जनता साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रही है। हमारे जो फेसबुक पर दोस्त हैं ये भूल से गलती न करें। नरेश गोस्वामी जी पूछ रहे हैं कि ये गेम प्लान है या स्वतः स्फूर्त है। नरेश गोस्वामी जी, असल बात यह है कि स्वतः स्फूर्त ढंग से ही कोई चीज शुरू होती है। रूलिंग पार्टी तो उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। यह स्वतः स्फूर्त घटना थी। और उसका स्वतः स्फूर्त प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन इसको बहुत ही सुनियोजित ढंग से ट्रंप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और लोकतांत्रिक जो एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर बंदिशें लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको तरह तरह से लेबल किया जा रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनको तरह तरह से उत्पीड़ित भी किया जा रहा है और लोग गिरफ्तारियां दे भी रहे हैं। गेम प्लान उस तरह से नहीं है। गेम प्लान उस तरह से स्पॉन्टेनियस जब घटना घटी है तो ट्रंप प्रशासन कुछ तो पॉलिसी डिसीजन लेगा ही कि इसको कैसे आप डील करें। अब आप यहां से देखिए, अब देखिए इंटरेस्टिंग है ये, मैं सिर्फ नमूना बता रहा हूं। ट्रंप ने जो गवर्नरों को फोन किया, मैसेज दिया, वो तो प्राइवेट मैसेज था ना। वो मैसेज पब्लिक में कैसे आया? वो मैसेज पब्लिक में आ गया। वो गवर्नरों को 1 जून को यानी कल ट्रंप बाकायदा ये आदेश दे रहे हैं कि आप लोग ये एक्शन लो, आर्मी बुलाओ, सख्ती से पेश आओ और आंदोलनकारियों को कुचलो। और ये मैसेज अब इंटरनेट पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है कि ट्रंप किस भाषा में आदेश दे रहे हैं। वही ट्रंप, जब ये वीडियो आया था जॉर्ज फ्लॉयड का, वीडियो देखने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं शॉकिंग है मेरे लिए, लेकिन ट्रंप का पूरा आचरण वो जनता के लिए शॉकिंग था। ट्रंप के इस आचरण को अगर आप वीडियो के बाद के रिएक्शन और कल जो उन्होंने गवर्नरों को जो
संबोधित करते हुए मैसेज दिया है, जो कि इंटरनेट पर है। एक ही मोटो है, एक ही मोटो है कि जब इस तरह की कोई घटना घटे और इसका प्रतिवाद जैसा कि पूरे देश में हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, अभी लोग थम नहीं रहे हैं, लोग थमेंगे भी नहीं वहां, क्योंकि वहां की जमीन कुछ दूसरे तरह की है। वहां की जमीन यह है कि अभी स्थिति है कि ट्रंप ने कोई भी किसी भी किस्म की सामाजिक सुरक्षा, मेडिकल सुरक्षा वहां की जनता को प्रदान नहीं की है। वहां लोगों में बहुत बड़ा एंगर है, वो एंगर आएगा, सामने आएगा, वो थमने वाला नहीं हो। इसने उसने आहुति का काम किया है इस घटना ने। अगर ये ब्लैक्स के साथ में हत्या की घटना, सरेआम हत्या की घटना ना हुई होती, तब भी इस तरह की कोई घटना से इस तरह का राष्ट्रीय प्रतिवाद पैदा हो सकता था। वो एक बहाना भर है घटना, क्योंकि ऑलरेडी लोग भरे हुए हैं अंदर से। अब उसमें कोई गृहिणी भी मारी गई है दरवाजे पर खड़ी खड़े, अब और गुस्सा भरेगा। तमाम कैंपस में और दूसरी जगहों पर जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ही है, जो मैंने फोर्थ चीज कही थी, वो ये कि सामाजिक विभाजन को कितना तेज कर सकते हो, पोलराइज कर सकते हो। सो ब्लैक्स का इंफेसिस इसलिए दिया गया कि इसमें ब्लैक्स और व्हाइट्स का जो पोलराइजेशन है, श्वेत और अश्वेत का पोलराइजेशन है, इसे और ज्यादा तेज किया जाए। नहीं नरेश जी, ये बात नहीं है जो आप कह रहे हैं ना कि, लेकिन ये जो वो प्राइवेट मैसेज जो पब्लिक हुआ है, उसका कारण एक है। उसका कारण एक है कि बड़े स्केल पर वहां पर लोगों में अवेयरनेस है और हैकर है वहां, वो किसी भी चीज को डिकोड कर लेते हैं। और एक और चीज है बहुत जरूरी है, वो शेयर करनी बहुत जरूरी है। वहां की जो पुलिस का सिस्टम है, वो पुलिस का सिस्टम बहुत ही बर्बर सिस्टम है अमेरिका का। तो जहां इतनी बर्बर पुलिस हो और जहां आए दिन इतने हमले हो जनता के अधिकारों पर, वहां जनता भी और ज्यादा चौकन्नी हो जाती है। और हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है किसी गवर्नर ने ये लीक कर दिया हो। खासतौर पर जिस व्यक्ति ने इसे लीक किया है, वो इंटरनेट के अंदर प्राइवेसी के प्रश्नों को लेकर लड़ने वाले लोगों में से एक हैं। उनका संगठन बहुत पावरफुल है। तो एक राष्ट्रपति बजाय इसके कि एक वायलेंस की घटना घटी है, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ में एक्शन ले, कोई और कदम उठाए जिससे कि जनता का दिल शांत हो, वो असंतोष को शांत करने की बजाय असंतोष को भड़काने के लिए वो आदेश दे रहा है गवर्नर्स को। और यह चीज उस मैसेज से साफ झलकती है। हां, ये अंतिम तौर पर तो एक ही सिस्टम चाक चौबंद है, वो सोशलिस्ट सिस्टम है, वहां से आवाज कोई लीक नहीं होती। नरेश जी, वो एक ही सिस्टम है, बाकी सब जगह से लीक होती है। बुर्जुआ सिस्टम में तो लीक ही लीक है, बस थोड़ा सा कोई मेहनती हो तो वो लीक ही लीक कर देगा। एक और चीज है जो कि मैं कह के ये बात कंक्लूड करना चाहता हूं इसे। ये जो अमेरिकी प्रशासन की जो सो कॉल्ड ये शब्द है ना, जीरो टॉलरेंस, ये जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है कि हम वायलेंस के खिलाफ में हम जीरो टॉलरेंस हैं, टेररिज्म के खिलाफ में हम जीरो टॉलरेंस है हमारी नीति। पहली चीज, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या में कोई भी आतंकवादी संगठन शामिल नहीं है, बल्कि पुलिस शामिल है। यह चीज क्लियर होनी चाहिए।
जिस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है वह संगठन जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या में शामिल नहीं है। जिन शहरों में हिंसा हुई है उन हिंसक घटनाओं में क्रिमिनल शामिल हैं, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट शामिल नहीं है। अधिकतर राज्यों में पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे तो लोग निकलेंगे। लोगों को वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस छोड़ रहे हैं, लोग डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर लौट आते हैं। लोग निकलेंगे और ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए। किसी भी समर्थ लोकतंत्र की पहचान है कि वहां प्रतिवाद के लिए कितनी जगह है। हमारा लोकतंत्र समर्थ नहीं है क्योंकि हमारे यहां प्रतिवाद के लिए जगह ही नहीं है। प्रतिवाद की चेतना ही उतनी बहुत कमजोर है हमारे यहां। अमेरिका में प्रतिवाद की चेतना है और प्रतिवाद के लिए जगह भी है, लोगों में सैक्रिफाइस की स्पिरिट भी है। तो ये जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बेसिकली रीगन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डेवलप की थी और इसमें पुलिस के अंदर जो बर्बरता के जो मेथड वो पेंटागन के प्रशिक्षण से विकसित किए गए पूरे देश में। और ये पेंटागन का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है कि वो पुलिस दलों को वो गिरोह के तौर पर काम करने के लिए तैयार करते हैं। अब पुलिस जो है वो एक सरकारी नागरिक संरक्षण देखभाल की मशीनरी के तौर पर काम नहीं करती, बल्कि पेंटागन का तरीका यह है कि वे जब उन्होंने जीरो टॉलरेंस की पद्धति के तहत अमेरिकी पुलिस को प्रशिक्षण देने शुरू किए तो अमेरिकी पुलिस को गिरोह में बदल दिया। और यह पुलिस का गिरोह में बदलना बहुत खतरनाक चीज है। और यही जगह है जहां से कि सबसे ज्यादा ब्रूटल हमले अमेरिकी नागरिकों पर हुए। उनमें ब्लैक्स पर भी हुए, व्हाइट्स पर भी हुए। और पुलिस का गिरोह में बदल जाना और गिरोह को संविधान के जरिए, संविधान की आपातकालीन मर्यादाओं और नियमों के जरिए संरक्षण देना। इसलिए वहां पुलिस का जो भी अधिकारी अत्याचार करता है, जिस दूसरे व्यक्ति का जिसका के नाम आया है उसमें ताऊ थाऊ की स्थिति है कि उसके खिलाफ में एक हिंसा का मामला दर्ज हुआ कि उसने एक व्यक्ति को हाथ पैर बांध के बाकायदा सरेआम पीटा, बुरी तरह से निर्मम ढंग से उसके साथ में पेश आया। वो उस व्यक्ति ने एफआईआर की, उस व्यक्ति ने केस लड़ा और अंत में $25,000 उस व्यक्ति को ताऊ थाऊ को देने पड़े। ऐसे बहुत रेयर जजमेंट हैं अमेरिका में। अमेरिकी न्याय प्रणाली में थोड़ी सी असुविधा तो है ये व्हाइट्स और ब्लैक्स के लिए। पुलिस प्रशासन में असुविधा तो है क्योंकि पुलिस एक गिरोह की तरह काम करती है। वह पुलिस एक जिसे कि लोकतांत्रिक सिस्टम के एक अंग के तौर पर, इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम नहीं करती, बल्कि वह एक गिरोह के तौर पर काम करती है। और यह गिरोह के तौर पर काम करना अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। और गिरोह के तौर पर काम जब पुलिस करेगी तो वो किस तरह से काम करेगी? वो गैंग की मनोदशा में काम करेगी। पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो गैंग के रूप में काम करते हैं और गैंग की मनोदशा में काम करते हैं। सिर्फ ध्यान दीजिए आप इस चीज को। पिछले 6 साल में भारत की पुलिस के अंदर ये सिम्टम्स सचेत रूप से कल्टीवेट किए जा रहे हैं कि वह एक गिरोह की तरह काम करे और एक गैंग की तरह काम करे, जो हम सबके लिए चिंता की चीज है। अमेरिका में तमाम सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और संगठन ये डिमांड करते रहे कि पुलिस रिफॉर्म लागू किए जाएं, लेकिन वह रिफॉर्म लागू नहीं किए गए। भारत में भी पुलिस रिफॉर्म लागू नहीं किए गए और पुलिस को अब गैंग और गिरोह में तब्दील कर दिया गया है। और पुलिस सिर्फ एक संकेत भर होना चाहिए, वो एकदम गैंग की तरह काम करती है। वो अमेरिका की पुलिस हो चाहे भारत की पुलिस हो।
और वो पुलिस चाहे बंगाल की हो, चाहे वो केरल की हो, चाहे वो यूपी की हो, वो एक ही तरह से काम करती है। तो ये जीरो टॉलरेंस के नाम पर जो चीज कल्टीवेट हुई रीगन प्रशासन की तरफ से, उसने पहला विश्व के लिए जो तोहफा दिया वो ये पुलिस को उसने सिस्टम की बजाय एक गैंग, एक गिरोह में कन्वर्ट कर दिया। और पुलिस अब कानून की मानसिकता से काम नहीं करती बल्कि गैंग की मनोदशा के तहत काम करती है। इसलिए पुलिस के लिए कानून ठेंगे पर, वो कानून की चिंता ही नहीं करते। वो जिस ऑफिसर ने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की वो जानता है अच्छी तरह से कि उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि 18 कंप्लेंट उसके खिलाफ थी और कभी किसी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि उसे राज्य सरकार ने पुलिस मेडल दिया, एक बेहतरीन ऑफिसर का। तो अमेरिका कैसा बन गया है? अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर के अवनायकवादी शासन है जो कि फासिज्म की तरफ जा रहा है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर के बाकायदा जातीय हिंसा, नस्ली हिंसा और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पीक पर है इस समय। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर के लोगों के पास में कोई मेडिकल सुरक्षा नहीं है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां इमरजेंसी काम कर रही है और वहां लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्होंने भी यह कल्पना नहीं की थी कि इतने बड़े पैमाने पर अटैक आएगा, क्योंकि ट्रंप के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। पोलराइज करके वोट हासिल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और एक और चीज, जब अमेरिका देश के बाहर किसी दूसरे देश में जब युद्ध नहीं कर रहा होता है तो अमेरिका आज अपने देश की जनता के साथ युद्ध कर रहा है। अमेरिकी सेना अपनी जनता के साथ युद्ध कर रही है, जो कि सबसे खतरनाक है। अमेरिका के प्रशासन के हाथ, रिपब्लिकन्स के प्रशासन के हाथ में यह आदत पड़ चुकी है, उनके ये संस्कार है उनके कि वे युद्ध के बिना जी नहीं सकते। तो जब कोविड से सारी दुनिया परेशान है और युद्ध सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो ये हथियार उद्योग क्या करेगा? ये सेना क्या करेगी? तो ट्रंप ने एक सामान्य सी घटना को एक बहाना बना के, आप याद रखिएगा, फासिज्म हमेशा बहाने से आता है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या एक बहाना है और इसके जरिए आज अमेरिका की सेना ने अपनी जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। और यही वजह कि 40 से अधिक शहरों में, राज्यों में, अमेरिका में सेना को सड़कों पर उतार दिया गया है, क्योंकि सेना युद्ध के बिना जी नहीं सकती। वहां 12 महीने युद्ध चाहिए उनको, तो अब कहां से लाएं युद्ध जब कोविड चल रहा हो सब समय? तो बेस्ट तरीका है अपने देश में युद्ध करो, अपनी जनता से युद्ध करो। और यह चीज सबसे खतरनाक है। और यही चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता की चीज है कि ये जो जनता है, ये जनता अब और ज्यादा वायलेंट होगी, और ज्यादा एकजुट होगी, टकराव और बढ़ेगा। क्या हम कहेंगे गर्व से कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है? जी नहीं। अमेरिका फासिज्म की तरफ, अधिनायकवाद की तरफ जाने वाला देश है, जहां जनता के अधिकार पर सीधे सीधे सेना हमले कर रही है। और हमें इससे सबक लेना होगा, हमें सबक लेना होगा, सीखना होगा इससे। हमें शासक वर्गों को बहाने नहीं देने चाहिए, पहला सबक। और आखिरी सबक कि लोकतंत्र से अधिक और शांतिपूर्ण आंदोलन से अधिक कोई मूल्यवान चीज नहीं है। छोटी मोटी जो फुटकल घटनाएं हुई ना, जिसकी वजह से बहानेबाजी की, हमारे यहां भी हुई थी। कंप्लीट पीसफुल मूवमेंट, अगर छुटपुट घटनाएं नहीं होती
ये गैंगस्टर्स जो है एक्टिव नहीं होते, और गैंगस्टर्स किसके इशारे पर एक्टिव हुए हम सब लोग जानते हैं। गैंगस्टर्स इशारे पर एक्टिव हुए पुलिस के। तो अमेरिका की जनता ये भ्रम निकाल दे, अमेरिका की अधिकतर जनता पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है और उसके खिलाफ में अब आर्मी उतार दी गई है, जो कि सबसे निंदनीय चीज है। हम सब लोगों को एकजुट होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। अमेरिकी जनता के अधिकार बहाल किए जाएं, और जो लोग हिंसा में शामिल रहे हैं, लूट आगजनी में शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ में एक्शन ले। और जो ब्लैक्स नागरिक सरेआम मारा है पुलिस ने, उसकी हत्या में शामिल जो 4 ऑफिसर है उनके खिलाफ में तत्काल कार्रवाई हो, उन्हें जेल में बंद किया जाए। ट्रंप के जो ब्लूप्रिंट है ट्रंप का ब्लूप्रिंट जानते हैं क्या है? जो उसने कहा है, ट्रंप ने कहा है ये सिविल राइट्स एक्टिविस्टों को और आंदोलनकारियों को 10 साल के लिए पकड़ के जेल में बंद कर दो, 10 साल तक बाहर मत निकलने देना। तो लड़ाई तभी और चलेगी, क्योंकि वो सीधे सीधे अब नग्नतम रूप में नागरिक अधिकारों के ऊपर हमला करने पर उतर आया और उसने सेना उतार दी है। और ये अमेरिका के लिए एक नया विकट चैलेंज है, वहां की डेमोक्रेसी के लिए भी विकट चैलेंज है। और ये चैलेंज वोट में सिर्फ ट्रांसलेट होके हल होने वाला नहीं है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हमें एक सस्टेनेबल ढंग से आंदोलन चलाना चाहिए, और ऐसा आंदोलन चलाना चाहिए जिसमें कि हम इस नस्लवाद के जो देश में छाया हुआ है, प्रशासन में छाया हुआ है, इस नस्लवाद के खिलाफ हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल चेंज करके, कानूनी चेंज करके हम मुक्ति दिलाएं। इसलिए लड़ाई ये छोटी नहीं है, इसे हल्का करके ना देखें हम लोग। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।